ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दिया और वॉशिंगटन के नेताओं विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई बातें कहीं। भाषण ब्रिटिश लोगों की खास संयमित शैली में दिया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे निहितार्थ छुपे हुए थे। चार्ल्स तृतीय ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना को बड़ी कुशलता से छुपाया और ये संकेत दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन को अपनी सोच पर तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। और इसी एपिसोड में मैं आपके साथ मिलकर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स तृतीय के भाषण के कुछ प्रमुख अंशों में छिपे इन संदेशों को समझना और डिकोड करना चाहता हूं। और ये एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि राजा का वॉशिंगटन दौरा बहुत कुछ बदल सकता है, खासकर अमेरिका के नेटो और यूक्रेन के साथ संबंधों में। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको पूरी बात संक्षेप में समझाता हूं। 28 अप्रैल को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने अमेरिकी कांग्रेस में भाषण दिया। ये 1991 के बाद पहली बार है जब किसी ब्रिटिश राजा या रानी ने अमेरिकी सांसदों के सामने भाषण दिया है, इसलिए यह वाकई ऐतिहासिक था। चार्ल्स तृतीय ने अपना भाषण इस बात से शुरू किया कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को महान अनिश्चितता के समय का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप और मध्य पूर्व में संघर्षों की अनिश्चितताओं के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका लोकतंत्र की रक्षा में हमेशा वफादार सहयोगी बने रहेंगे। राजा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो उत्तर अटलांटिक गठबंधन की आलोचना का भी उल्लेख किया और उन्होंने ये भी बताया कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पहली बार उत्तर अटलांटिक संधि की 5वीं धारा लागू की गई थी और नाटो ने अपने एक सदस्य देश की रक्षा के लिए लामबंदी की थी। ये एकमात्र प्रभावी उदाहरण था जब नेटो ने अपने सहयोगी का साथ दिया और वो सहयोगी अमेरिका था। ट्रंप को ये नहीं कहना चाहिए कि नेटो केवल कागजी शेर है। चार्ल्स तृतीय ने यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने और मजबूत करने की अपील की। आगे उनकी टिप्पणी है, 11 सितंबर की घटनाओं के तुरंत बाद जब नाटो ने अपनी इतिहास में पहली बार अनुच्छेद 5 लागू किया तो हमने मिलकर उस आह्वान का जवाब दिया। जैसे हमारे लोग एक सदी से भी अधिक समय से 2 विश्व युद्धों, शीत युद्ध, अफगानिस्तान व अन्य क्षणों में हमारी साझा सुरक्षा को परिभाषित करते आए हैं, आज वही अडिग संकल्प यूक्रेन और उसके साहसी लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है। वास्तव में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करना। राजा ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं के लिए शनिवार को आयोजित डिनर में हुई गोलीबारी पर भी अपनी बात रखी, ये कहते हुए कि इस तरह की हिंसा कभी सफल नहीं हो सकती। बाद में चार्ल्स तृतीय ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के नेताओं से मिलकर शुरुआती स्टार्टअप्स की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद वे और रानी कैमिला बेलारूस में एक राजकीय भोज में शामिल हुए। वैसे डिनर के दौरान पोस्ट के समय डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच खास रिश्तों को रेखांकित किया। वहीं चार्ल्स तृतीय ने अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप की विवादित नई परियोजना, खासकर व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग में बॉलरूम को लेकर मजाक किया। राजा ने याद दिलाया कि इससे पहले 1814 में ब्रिटिश लोगों ने अपने ही अंदाज में व्हाइट हाउस का पुनर्निर्माण किया था। उन्होंने कहा, ट्रंप मौलिक नहीं है, ब्रिटिश लोगों ने भी व्हाइट हाउस को अपने तरीके से आधुनिक बनाने की कोशिश की थी। मैं खुद उस मजाक को समझाता हूं। चार्ल्स तृतीय ने 1814 की घटनाओं की ओर इशारा किया। उस समय एंग्लो अमेरिकन युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने वॉशिंगटन पर कब्जा कर लिया था और बस व्हाइट हाउस को जला दिया था। ब्रिटिश राजा ने याद दिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय लोग जर्मन बोलते। उन्होंने ट्रंप की ओर इशारा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुनो, मत भूलो, अगर हम ब्रिटिश ना होते तो तुम अमेरिकन लोग असल में फ्रेंच भाषा बोल रहे होते। इसलिए चलो ये ना तय करे कि कौन बड़ा है, लेकिन बात यह है कि किंग चार्ल्स थर्ड का पूरा भाषण ऐसे छुपे हुए इशारों और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रति उलाहनों से भरा हुआ था। यह पिछले 35 सालों में अमेरिकी कांग्रेस में किसी ब्रिटिश राजा का पहला भाषण था। यह दौरा अमेरिका की ब्रिटेन से आजादी के 250 साल पूरे होने पर हुआ था। और अब आइए ब्रिटेन के राजा के कुछ संदेशों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, जब चार्ल्स तृतीय ने यह याद दिलाया कि नेटो ने पहली बार अनुच्छेद 5 लागू किया था,
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंक के सामने एकजुट थी। जब अमेरिका में 11 सितंबर की त्रासदी हुई थी, उल्टा मतलब ये था कि सुनिए, अनुच्छेद 5 से पीछे मत हटिए, क्योंकि ब्रिटिश लोग तब साथ थे जब यह सच में महत्वपूर्ण था। अब ट्रंप का कहना कि वे ईरान के साथ युद्ध में मदद नहीं कर रहे उतना अहम नहीं है जितना पहले था। अब मैं राजा का एक उदाहरण पेश करूंगा जो पहली नजर में बेतुका और पूरी तरह उपयुक्त नहीं लगता। उदाहरण, मैंने बहुत गर्व के साथ रॉयल नेवी में सेवा की। अपने पिता प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, अपने दादा किंग जॉर्ज द सिक्स्थ, अपने चचेरे दादा लॉर्ड माउंटबेटन और अपने परदादा किंग जॉर्ज द पिंथ के नौसैनिक पदचिन्हों पर चलते हुए। लगता है राजा को कांग्रेस के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी। असल में ब्रिटेन के राजा ट्रंप से कह रहे हैं, रॉयल नेवी का मजाक बंद करो। कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि रॉयल नेवी अपने उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। ये ट्रंप का बयान है। आपके पास फ्लीट नहीं है, आप लोग बूढ़े हैं और आपके एयरक्राफ्ट कैरियर खराब है। यही बात उन्होंने ब्रिटिश बेड़े पर कही और ब्रिटेन के राजा ने जवाब दिया। इसके बाद ब्रिटेन के राजा ने चौंकाया। उन्होंने कहा, अमेरिका के शब्दों का हमेशा से वजन और महत्व रहा है, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त था। इस महान राष्ट्र के कार्यों का और भी अधिक महत्व है। राष्ट्रपति लिंकन इसे अच्छे से समझते थे और अपनी भव्य गेटिसबर्ग भाषण में उन्होंने कहा था कि दुनिया शायद हमारे कहे हुए शब्दों पर तम ध्यान दे, लेकिन वो कभी भी हमारे किए गए कार्यों को नहीं भूलेगी। और ये वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही गई शानदार बातें थीं। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर तीखी और असंवेदनशील पोस्ट्स। ये शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये फिर भी सिर्फ शब्द ही हैं। राजा अपील करते हैं कि देर होने से पहले ट्रंप फिर दोस्ताना रिश्ते बनाएं, तो यूरोप और ब्रिटेन इन अपमानों को भूल सकते हैं, क्योंकि ये बस शब्द हैं। देखिए, ये सारे शब्द ट्रंप के मुंह से निकल रहे हैं, और अगर वो व्यवहार में सचमुच सुलह कर लें तो सब लोग सुलह के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन के राजा ने ट्रंप को उसकी जगह दिखा दी। एक उदाहरण, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक समाज ने गणना की है कि मैग्ना कार्टा का सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 160 मामलों में 1789 से अब तक हवाला दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस सिद्धांत की नींव है जिसके अनुसार कार्यकारी शक्ति नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के अधीन होती है। मूल रूप से राजा ने कहा, दोस्तों, ब्रिटेन ने आपको वो साधन दिए हैं जिससे आप राष्ट्रपति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वो भूल जाए कि उसके देश में नियंत्रण और संतुलन है, वो राजा नहीं, ना ही उसकी व्यक्तिगत सत्ता है। नहीं, उसके ऊपर कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाएं हैं। और अंत में ब्रिटेन के राजा ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा गठबंधन यूरोप, राष्ट्रमंडल और पूरी दुनिया में अपने साझेदारों के साथ मिलकर हमारे साझा मूल्यों की रक्षा करता रहे और हम अपने आप में और अधिक सिमटने और अलगाव के आह्वानों को नजरअंदाज करें। असल में चार्ल्स तृतीय, क्या आप वाकई अपनी अमेरिका सर्वप्रथम की सोच और अलगाववाद के विचारों को लेकर इतने आश्वस्त हैं? या फिर आपको आखिरकार जागना चाहिए और समझना चाहिए कि बिना सहयोगियों और साझेदारों के आप कुछ भी नहीं हैं? यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।